दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम आपके बीच में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पर अनवरत वीडियोज आपके बीच में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। एक निवेदन मैं हर बार आपसे करता हूं कि प्लीज आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें, ठीक है। क्योंकि आपका फीडबैक अगर मुझे मिलता रहेगा तो जो क्लासें आपकी होंगी कंटिन्यू उसी जो है रफ्तार से चलती रहेंगी। आप फीडबैक नहीं देते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अटपटा लगने लगता है कि पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, आप कुछ करें या ना करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करके जो है आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें और दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें। चलिए यहां देख पा रहे हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के तहत चैप्टर नंबर 10th के जो है समापन के बाद चैप्टर नंबर 11 जो है आज के इस वीडियो से शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियां, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो जो शिक्षण अधिगम यानी यहां ध्यान दीजिएगा, जो आपके बीच में है शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है, शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में मैंने चैप्टर नंबर जो है 10th में ही आपको बता दिया था क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। अब आप उनके रख रखाव किस प्रकार से करेंगे, उनकी सावधानियां कैसे करेंगे, ठीक है, और उनका प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 11 आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सफल बैच मात्र 220 रुपए में जो है दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके तहत हम आपके लिए मॉडल पेपर दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, प्लस हर एक सब्जेक्ट की क्लासें भी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना होगा अपनी बेहतरीन सफलता के लिए, आज ही सफल बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि अपना 100% दें और आपसे भी मैं आपके फीडबैक की हमेशा आकांक्षा हूं, ठीक है, कि आप मुझे फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो बहरहाल अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है या ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करेंगे, ठीक है। जो भी चीजें हो सकेंगी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तो नंबर आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप जरूर जो है सफल बैच को ज्वाइन करें अपने अच्छी खासी सफलता के लिए, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर जो है 11 के शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप पहले भी अवगत हो चुके हैं, शिक्षण अधिगम के सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियां। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो जो आपकी शिक्षण अधिगम की सामग्री है उसका निर्माण आप कैसे करेंगे और निर्माण करने के तत्पश्चात उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, प्रयोग करने के बाद उसका आप रख रखाव किस प्रकार से करेंगे और निर्माण, प्रयोग, रख रखाव की सावधानियां आप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी तरह से इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में सावधानियां क्या होनी चाहिए। पहला, आपका उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। आप कोई भी शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर रहे हैं, आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आपके उद्देश्य की पूर्ति उस सामग्री से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामग्री का निर्माण किया जा रहा है उससे उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि आपको पहले यह चीज़ों का ज्ञात होना चाहिए कि आप जिस उद्देश्य से उस शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कर रहे हैं आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, आप इस चीज़ से पहले कन्फर्म हो जाइए।
ठीक है। अगला कहा जा रहा है लागत मूल्य। दूसरी हेडिंग आपकी है लागत मूल्य। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण प्रक्रिया में ध्यान रहे कि उत्पादन लागत मूल्य से कम हो। ठीक है, जाहिर सी बात है हर किसी की प्रबल इच्छाएं होती हैं कि मुझे सस्ती सामान मिल जाए और अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ वही कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण प्रयोग में, ठीक है, निर्माण प्रक्रिया में यह ध्यान आपको रखना है जो भी सामग्री का निर्माण आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो उसका उत्पादन लागत मूल्य से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए और भी बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब हमें ध्यान देना है उसके आकार पर। ठीक है, आकार में अगर कहा जाए शिक्षण अधिगम सामग्री का आकार कक्षा कक्ष के आकार एवं छात्र संख्या के अनुसार होना चाहिए। इस आकार या इसका आकार ऐसा हो कि वह बड़ी से बड़े एवं छोटे दोनों ही कक्षाओं में प्रयोग किया जा सके। यानी आकार का मतलब कहा जा रहा है आप किसी भी शिक्षण सामग्री का निर्माण कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि जिस भी आकार में आप बना रहे हैं ताकि वो छोटी से छोटी कक्षा से लेकर हम बड़ी से बड़ी कक्षा में उस सामग्री को यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यह हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी शिक्षण सामग्री हम बनाएं तो ताकि उसका प्रयोग हम छोटी कक्षा में भी कर सकें, फिर आगे चलकर हम बड़ी कक्षा में कर सकें, आगे चलकर और बड़ी कक्षा में हम कर सकें, यानी उसका उद्देश्य जो है वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तो इतनी चीजें हो गई। अगला आपका आता है प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन। अब इसमें कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, सामग्री पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाने एवं महत्व की उपयोगिता में वृद्धि होती है। यह चीज़ तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त करिए, है ना। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ इसी तरह से आपको दिए जा रहे हैं मात्र 220 रुपये में। क्लासें तो आपकी कंटिन्यू चल ही रही हैं। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिए। ठीक है, आपको क्लास ज्वाइन करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतनी कम प्राइस में मुझे तो नहीं लगता इतनी बेहतरीन क्लासें और कोई आपको देता होगा। ठीक है, बहरहाल सारी चीज़ों को छोड़िए। पहला आपका आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये आपकी हेडिंग हो गई। पहला इसके अंतर्गत आ रहा है यह कहना सत्य है कि सहायक सामग्री की सहायता से बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है। बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, कहा जा रहा है सहायक सामग्री की सहायता से बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। आगे इसके पैरा चेंज करके कहा जा रहा है कि दृश्य सामग्री से संज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है, और श्रव्य सामग्री से, दृश्य सामग्री से संज्ञानात्मक उद्देश्य, श्रव्य सामग्री से संज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्य तथा दृश्य श्रव्य सामग्री से संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक तीनों क्षेत्रों के, ठीक है, उद्देश्यों की पूर्ति हमारी होती है। ठीक है, या पूर्ति में सहायता मिलती है। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर कराइएगा। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आप इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त करिए। छोटी सी प्राइस है, अभी तक आपने 220 रुपये को बहुत इधर उधर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आप डीएलएड के क्षेत्र में चले गए हैं ना, ठीक है, तो आप पीडीएफ को अगर प्राप्त करके पीडीएफ से पढ़ाई करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चूंकि इस नोट्स को मैंने यूं ही बनाया है। ठीक है, तो बहरहाल चलिए, आपको ज्वाइन करना होगा तो बताइएगा। ठीक है, नंबर मैंने दिया 9452331053, ये सहायक नंबर है। ठीक है, चलिए दूसरे में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने की गति एवं मात्रा इस बात पर निर्भर होगी कि कौन सी सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाए और यह शिक्षण के प्राप्त उद्देश्य पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के मानसिक विकास के अनुकूल हो। फिर से समझेंगे, इससे कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने की गति एवं मात्रा इस बात पर निर्भर होगी कि कौन सी सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाए। जैसे आपके बीच में तमाम सहायक सामग्रियां होंगी, किस समय कौन सी सहायक सामग्री का यूज आपको करना है, बखूबी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है
कि कोई काम बच्चा कर रहा है, वहां पर किसी और शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है और आप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। और आगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है, और यह मैंने बताया आपसे, पता लगा कौन सी शिक्षण सामग्री आपको देनी है, किसी और शिक्षण सामग्री आप दे रहे हैं, तो जो उसके उद्देश्य की पूर्ति है फाइनली वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, और यह शिक्षण सामग्री प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य वस्तु और विद्यार्थियों के मानसिक विकास के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कहा जा रहा है कि सामग्री कैसे प्राप्त की जा रही है अथवा शिक्षक उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं भी सहायक सामग्री की उपयोगिता निर्धारण करती है। ध्यान दीजिएगा, सहायक सामग्री कैसे प्राप्त की जा रही है, शिक्षक उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इस सहायक सामग्री की उपयोगिता पर निर्धारण करती है। ये 3rd नंबर है। 4th में कहा जा रहा है, आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, हर चीज हम आपको क्लियर करते हुए लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियां क्या होनी चाहिए। अभी तक तो आपके बीच में था कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग में सावधानियां, ठीक है, अब आप निर्माण, प्रयोग एवं रख रखाव में सावधानियां किस प्रकार से करेंगे। चौथा कहा जा रहा है, देखिए यहाँ से समझेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री वस्तुतः श्रव्य दृश्य सामग्री ही है, ठीक है। आगे इसमें से कुछ को जो है स्व स्तर पर निर्मित किया जा सकता है, जैसे कुछ सामग्री ऐसी हैं जो आप अपने से खुद जो है बना सकते हैं, ठीक है, निर्मित किया जा सकता। कुछ को बाजार से खरीदना पड़ता है, भाई कुछ को आप बना लेंगे, कुछ को तो जाहिर सी बात है मार्केट से तो हर हाल में आपको लेना ही लेना है, ठीक है। आगे कुछ मॉडल विद्युत के बने होते हैं और इसे खुद निर्माण कर सकते हैं, किंतु उन्हें बनाने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। भाई विद्युत का सामान जब आप बनाएंगे तो सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, ये तो 100% क्लियर है। अब यहाँ कुछ और भी उसके तौर तरीके बताए जा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है मॉडल को भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए, नंगे तार को नहीं छूना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई नंगा तार है, कोई भी तार हो, ठीक है, और कहीं कटा पिटा है, आप बिजली चल रही है और उसे आप जाकर पकड़ लेंगे तो क्या होगा, करंट आपको मार ही देगा, ठीक है। तो नंगे तार को कभी आपको छूना नहीं है। आगे रबर या जूते के चप्पल पहनकर कार्य करना चाहिए जब भी आप विद्युत का कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो फाइनली आपको रबर और विद्युत जो है रबर के जूते होने चाहिए, या रबर के जूते या चप्पल पहनकर ही कार्य करना है। जिससे रबर के आप ग्लव्स पहन लीजिए, ठीक है, या जूते चप्पल पहन लीजिए, नीचे से अर्थ नहीं मिलेगा तो बिजली फाइनली आपको नहीं मारेगी, है ना। आगे कहा जा रहा है कार्य करते समय किसी अध्यापक की सहायता जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो फाइनली आप अध्यापक का मदद जरूर लेंगे, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ें फाइनली आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। आगे कहा जा रहा है इस प्रकार के यंत्र जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल खगोलदर्शी, रेडियो जो है आदि का निर्माण करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आपके बीच में एक टॉपिक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, ठीक है। श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, पहला आपके बीच में है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। श्रव्य दृश्य सामग्री आपकी कैसी होनी चाहिए, जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में, यानी जिस शिक्षण के उद्देश्य से हम श्रव्य दृश्य सामग्री जो है यूज कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हमें होनी चाहिए, ठीक है। सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, छात्रों की उत्सुकता जागृत करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि नहीं आई है। चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, फिर से देखिएगा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग कहाँ कैसे करें, इन चीज़ों को छोड़िए। आपके बीच में आ रहा है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापक की कोई विधि नहीं है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ थोड़ा सा आप सुधार करेंगे। जो चीज़ें आपके बीच में कही जा रही हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापक की कोई विधि नहीं है, यहाँ आपके लिए अध्यापन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ में स्प्रिंट है, आप समझिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापन की कोई विधि नहीं है, यह शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं वैश्लेषिक तकनीकी है। ठीक है, जैसे जब आप प्रशिक्षण के दौरान अपने विद्यालय में रहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बताने का प्रयास करते हैं। यह तो शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाली एवं जो है वैश्लेषिक तकनीकी है ना। यहाँ तक चीजें आपको आगे होंगी। आगे इस प्रकार के प्रशिक्षण की क्रिया में शिक्षण की इकाई को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है ना। आगे कहा जा रहा है किंतु प्रत्येक छोटी इकाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बांट दिया जाता है किंतु प्रत्येक छोटी इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। अगला ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक के लिए या छात्राध्यापक के लिए एक प्रशिक्षण है जिसमें सामान्य कक्षाध्यापक की जटिलताओं को कम किया जाता है ना। आगे कहा जा रहा है कि जटिल शिक्षण कौशल की जो है आसान घटक शिक्षण कौशल यानी कंपोनेंट टीचिंग स्किल्स में जो है विश्लेषित किया जाता है। आगे आपके बीच में कहा जा रहा है कि एक समय में एक कौशल को लेकर 5 से 10 मिनट तक की पाठ योजना तैयार की जाती है। इस पाठ को सूक्ष्म जो है कक्षा जिसमें 5 से 10 छात्र को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यही इतना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म शिक्षण आपके विद्यालय में भी यानी माइक्रो टीचिंग आपके विद्यालय में कराया जाएगा। आपको एक विशेष टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है, उसी टॉपिक को लेकर आपको जो भी छात्र आपके समक्ष बैठे रहेंगे, ठीक है, वहां आपको 5 से 10 मिनट तक टीचिंग कार्य करना है। उसके बाद जब आप टीचिंग कार्य करके प्रक्रिया को समाप्त करेंगे तो फाइनली जो कक्षा अध्यापक होंगे, ठीक है, और जो आपके जो है जिसे आप पढ़ा रहे होंगे, जो बच्चे होंगे, उनसे आप अपना फीडबैक लेंगे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग आपके विद्यालय में करनी होगी जहां आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो आपके सहपाठी होने के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पर कोई एक पर्सनल टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, टीचर दे देंगे कि आपको इसी टॉपिक पर माइक्रो टीचिंग करना है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट आपको पढ़ाना होगा। फिर उसके बाद फाइनली आप जो है आप अपना फीडबैक लेंगे कि जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी होगा आपको उस प्रशिक्षण के दौरान अच्छी तरह से और भी जो है जब आप टीचर के सामने रहेंगे तो बखूबी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, शिक्षण जो है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए कहा जा रहा है। अभी और भी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, है ना। देखिए, कहा जा रहा है इस प्रक्रिया में एक छात्राध्यापक किसी भी एक शिक्षण कौशल का अभ्यास कराने के लिए एक छोटी सी विषय वस्तु पर पाठ्य योजना बनाकर पढ़ाता है, ठीक है। 5 से 10 मिनट तक पढ़ाने के पश्चात छात्राध्यापक पढ़ाना बंद कर देता है और फिर छात्राध्यापक को कई स्रोत जैसे निरीक्षक, सुपरवाइजर, सहपाठी आदि द्वारा पृष्ठपोषण फीडबैक प्रदान किया जाता है। मैंने आपको बता दिया, जब आप पढ़ाकर खत्म करेंगे तो वहाँ पर जो भी बच्चे रहेंगे, ठीक है, जो भी टीचर रहेंगे, उनसे आप अपनी प्रतिपुष्टि लेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, अगला आपके बीच में है, कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए। अब यहाँ आपके बीच में और भी अच्छी चीजें हैं, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता क्या होनी चाहिए समझने का प्रयास करेंगे। पहला इसमें कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण को सूक्ष्म पाठ्य योजना, माइक्रो लेसन प्लान एवं जो है शिक्षण के लिए छात्राध्यापक को विषय वस्तु की एक छोटी सी इकाई को तैयार करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे कोई एक पर्सनल टॉपिक टीचर के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि आपको दे दिया गया कि आपको तिरंगा पर माइक्रो टीचिंग करना है, ठीक है, तो आप तिरंगे पर, है ना, तिरंगे पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप लेकर जाएंगे, ठीक है। आप जब आपके समक्ष बच्चे बैठे होंगे, टीचर बैठे होंगे, तो वही तिरंगे की टॉपिक को ही आपको पढ़ाना होगा। और फाइनली जब आप तिरंगे की टॉपिक को पढ़ाकर ख़त्म करेंगे तो आप अपनी फीडबैक लेंगे कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। टीचर भी वहाँ बैठे रहेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे, है ना। चलिए, आगे कहा जा रहा है कि सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु एक ही संप्रत्यय या कंपोनेंट तक सीमित रहता है। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, तिरंगा टॉपिक आपको मिल गया है,
ठीक है। जैसे तिरंगा आपको मिल गया है, तो जब आप कहा जा रहा है सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु एक ही संप्रत्यय कंपोनेंट तक सीमित रहता है। तिरंगा आपको मिला है तो आप तिरंगा तक ही सीमित रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप दुनिया के तिरंगे के पास चले जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है छात्राध्यापक 5 से 10 ही छात्रों का अध्यापन कराता है या अध्ययन कराता है, ये चीज़ें फैक्ट है ना। आगे कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण 5 से 10 मिनट का होता है। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक होने चाहिए। अगला है पाठ देते समय छात्रों को अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती है ना। आगे पाठ का समुचित निरीक्षण सामग्री द्वारा अध्यापक द्वारा किया जाता है। अगला 7 नंबर कहा जा रहा है पाठ को सुधारते हेतु पर्यवेक्षक सुपरवाइजर द्वारा पाठ के उपरांत समुचित रूप से प्रतिपुष्टि फीडबैक दी जाती है। अब यहाँ सूक्ष्म शिक्षण के कुछ गुण हैं, उस गुण को भी आप ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, इसमें शिक्षण और छात्र अध्यापक जो है अभ्यास की स्थिति में एक ही साथ कार्य करते हैं, ये चीज़ें तो सही है, ठीक है। अगला कहा जा रहा है इसमें कक्षा के अध्यापन की जटिलताओं की कमी आ जाती है ना, क्योंकि इसमें कक्षा छोटी छोटी विषय वस्तु का विस्तार कम होता है। आप चूंकि आपको 5 से 10 मिनट ही पढ़ाना है तो विषय वस्तु का विस्तार आप कैसे करेंगे, एक नियत समय होता है, एक नियत चीज़ें होती हैं, उतना ही आपको बताना पड़ता है ना। आगे 3 नंबर में कहा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण किसी विशिष्ट कार्य की उपलब्धि के लिए जो है प्रशिक्षण देने की ओर केंद्रित करता है। चौथा, इसके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उच्च स्तर के नियंत्रण की रचना की जाती है ना। और 5वां कहा जा रहा है फाइनली, ये लास्ट टॉपिक आपके बीच में चल रहा है कि पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य की समालोचना में लग जाता है और पृष्ठपोषण फीडबैक देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध रहते हैं। पर्याप्त साधन का मतलब आपके बीच में बच्चे बैठे रहेंगे, टीचर्स बैठे रहेंगे, वो आपकी प्रतिपुष्टि देंगे कि आपने जो टीचिंग कार्य किया है 5 से 10 मिनट तक, फाइनली वो उससे कितना संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, ठीक है। तो ये तो था माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं आपके बीच में आती हैं, जो कि परिभाषा मैंने नहीं दिया है ना। आपको दिक्कत नहीं है, जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है वो बिल्कुल फैक्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम आपसे हर बार ये लगातार पूछते हैं कि भैया कहीं आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो पढ़ा पढ़ाया सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मुझे किसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ाना पड़े वो मुझे मंजूर है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।